गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं स्वप्निल आदमने एनजे इंडिया इन्वेस्ट की ओर से और टाटा म्यूचुअल फंड की ओर से और अपने सहकारी कर्मचारी की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपने आज ये कीमती समय सैटरडे इवनिंग जो आप अपने परिवार को दे सकते थे, वो आज आपने ये सेशन को देने के लिए चुना। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आज जैसा कि आपको इनविटेशन मैसेज में या इमेजेस में बताया होगा कि एक जो ऑप्शन है रेगुलर इनकम फ्रॉम सेकंड इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड दैट इज थ्रू एसडब्ल्यूपी। तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि धीरे-धीरे जैसे हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ते जा रही है, हमारे रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो एक इनकम होता है जहाँ से हम सेव करते हैं और दूसरी एक हो सकता है कि जी कुछ गोल्स के लिए हमें रेगुलर इनकम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे माहौल में क्या-क्या ऑप्शंस है, ओके? और कैसे हम उसमें निवेश कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमें जानकारी देंगे। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पार्टनर्स को भी हमने टाटा म्यूचुअल फंड की ओर से इन्वेस्टर कम्युनिकेशन दिया है, जहाँ पे एसडब्ल्यूपी का एक बुकलेट है, जहाँ पे आपको बहुत सारी मालूमात हो सकती है। तो हमने ये देखा कि क्यों ना ऐसा देखें कि कम से कम इस पर्टिकुलर मौके को ही आगे बढ़ा के जो वो कहना चाहते हैं, वही डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास पहुँचाएँ, सो दैट आपको एक होलिस्टिक आइडिया भी आए। तो इसके लिए आज हमारे साथ टाटा म्यूचुअल फंड से मिस्टर हेमंत कुमार जुड़े हुए हैं। हेमंत कुमार सर इज़ अ बिज़नेस हेड एंड आईएफए एंड नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर टाटा एसेट मैनेजमेंट से है। Hemant Kumar sir is responsible for the retail distribution, namely IFA and national distributors, as well as developing the ecosystem for penetrating the Tata Group companies. Prior to joining Tata Asset Management Company, Hemant sir was with Citibank heading the Suvidha business managing affluent, emerging affluent, and salaried account nationally. At Citi, he built and lead a team of 170 relationship managers across physical and digital sales, service operations and product specialists. हेमंत कुमार सर को 17 साल का एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस एंड ही हैज स्टार्टेड हिज करियर विद सिटी कॉर्प मारुति फाइनेंस लिमिटेड. Hemant sir is a mechanical engineer and has completed a master's in business administration from KJ Somaiya Institute of Management and Studies. So, without wasting your time and Hemant sir's time, I would request Hemant sir to take you through the presentation. Thank you. Over to you, Hemant sir. थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू सो मच। क्या मेरी प्रेजेंटेशन लगाई जा सकती है? यस, मैं जस्ट बोलता हूँ। प्लीज आप शेयर करेंगे प्रेजेंटेशन? हाँ जी। आई एम होपिंग कि ये विजिबल है। यस सर, इट इज वेरी मच विजिबल। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि स्वप्निल ने बोला कि सैटरडे इवनिंग का टाइम है। सब लोग अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम लोग अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने परिवार को ज़्यादा खुशियाँ दे सकें, और वो खुशियाँ देने का एक ज़रिया होता है जो हम निवेश करते हैं। तो आज मैं आपसे एक निवेशक की तरह बात करना चाह रहा हूँ। मैं भी एक निवेशक हूँ, आप भी एक निवेशक हैं। हर एक आदमी जो अपना जमा पूंजी, जो खून पसीने की कमाई है, उसको निवेश करके उससे बेहतर से बेहतर रिटर्न कमाना चाहता है। आजकल ये देखा गया है कि बहुत सारे निवेशक ये चाहते हैं कि जो हमारा पैसा है हमारे लिए और बेहतर काम कर सके, और हमें उससे बेटर रिटर्न आ सके। तो कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके कारण जो हमारी जमा पूंजी है उससे हमें बेटर रिटर्न आए और हमें एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन सके। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो एक कॉन्सेप्ट है, ये पिछले 5-7 सालों में बहुत पॉपुलराइज हो गया है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम माने क्या? मतलब आदमी सोचता है कि अच्छा, ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात हो रही है, ये कहाँ से आएगी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, या क्यों सेकंड सोर्स ऑफ इनकम? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि हम लोग अपने जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे हम कहीं नौकरी करते हैं, जो पैसा हम जोड़ते हैं, क्या वो पैसा हमारे लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है अपने आप में? एंड यही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट हम एसडब्ल्यूपी के द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये कॉन्सेप्ट समझें और ये कॉन्सेप्ट
हमें क्या कहते हैं, इसको थोड़ा कंपेयर करके देखें। इससे पहले मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा एज़ अ निवेशक, कि हम जब पैसा निवेश करते हैं, तो हम उससे क्या चाहते हैं? हम क्या करना क्या चाह रहे हैं? इसके लिए मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, शायद ये समझ में आएगा सबकी। मान लीजिए कि हम एक मतलब सेब का पेड़ का फल लगाना चाह रहे हैं। तो अगर हम एक सेब के पेड़ का फल लगाना चाह रहे हैं, तो दो लोगों को उसके बीज दिए गए। एक आदमी ने बीज लगाया और उसको सींचता रहा, सींचता रहा, सींचता रहा, और वो पेड़ बड़ा हो गया। 5, 7, 10 साल बाद उसपे बहुत फल आए, और फिर हर हर सीज़न में वो फल देता गया और लोग उस फल को इस्तेमाल करते रहे। दूसरे आदमी को वो सीड दिया गया, बीज दिया गया। उस बीज को वो रोज़ डालता, निकालता, चमकाता और वापिस रख देता, डालता, निकालता, चमकाता और वापिस रख देता। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो दूसरा वाला आदमी है, इसको कभी भी लाइफ में अच्छा फल मिल पाया? इसका जवाब है नहीं। दूसरे आदमी को, जो बार-बार अपने बीज को डालता निकालता रहेगा, उसको अच्छा कभी भी फल नहीं मिल पाएगा। अगर इसी चीज़ को आप अपने निवेश के साथ सोचेंगे या जोड़ेंगे, तो अगर आप किसी भी चीज़ में निवेश करते हैं और उसको एक लंबे समय तक रहने देते हैं, उसका फल मिलता है। अगर हम यही चीज़ रोज़, रोज़, रोज़ देखने लगें, तो उसका हमें फल उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरी हर निवेशक से, और ये मेरी खुद की लर्निंग है, हर निवेशक से मेरी यही विनती रहती है कि जभी भी आप निवेश कर रहे हैं, तो अपनी निवेश को एक लंबा समय दें, ताकि उस पे अच्छा फल लग सके, और जब अच्छा फल लगता है, तो उस फल को आदमी हर साल, हर महीना थोड़ा-थोड़ा तोड़ के खा सकता है। और यही कॉन्सेप्ट हम एसडब्ल्यूपी में भी यूज़ करते हैं। एसडब्ल्यूपी में आगे जाने से पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। हम लोगों ने बरनी या गुल्लक के बारे में बहुत सुना है, हम सबके घरों में रहती है। बचपन में क्या कहते हैं, उसमें हम कुछ कॉइन्स मिलते हैं या छोटे पैसे मिलते हैं, कोई रिश्तेदार आके दे गया, ₹20, ₹50, ₹100 हम उसमें डालते रहते हैं, और वो उसको हम जमा करते रहते हैं। ये जो एसडब्ल्यूपी है, ये रिवर्स गुल्लक है, कि अगर हमने कहीं पे भी पैसे जमा किए हैं बहुत सारे, तो क्या हम उसमें थोड़े-थोड़े से पैसे करके निकाल सकते हैं? तो आदमी को ये भी समझना चाहिए कि अगर मैं किसी चीज़ में जमा कर रहा हूँ और मैंने उसको एक अच्छे समय तक जमा कर लिया है, तो क्या मैं इसमें से धीरे-धीरे करके निकाल सकता हूँ? क्या मैं उसको अपनी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकता हूँ? तो एसडब्ल्यूपी को हम एज़ अ रिवर्स गुल्लक या रिवर्स बरनी भी समझ सकते हैं। इन कुछ बेसिक थॉट्स के साथ, यानी बेसिक बेसिक एग्ज़ाम्पल्स, बेसिक थॉट्स जो हर एक निवेशक के काम आते हैं, के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेक योर मनी वर्क हार्ड फॉर यू। अगर आप देखेंगे, आज के टाइम में सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम हो, जहाँ पे हमें अगर कुछ कोई मतलब हेल्थ का शौक है, या फिर हमारा कोई हॉबी है, हम उसे कर पाएँ, हम फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ, हम कोई नया काम कर पाएँ, हम अर्ली रिटायर कर पाएँ। आजकल रिटायरमेंट का कोई ऐज नहीं रह गया है, हर एक का अपना ही हिसाब-किताब है। कोई 45 पे रिटायर होना चाहता है, कोई 50 पे, कोई 55 पे, कोई 60 पे। और आजकल लोग घूमना चाहते हैं, पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, सब लोग कहते हैं एक ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहिए। तो क्या हमें ये सब करने का हक है? बिल्कुल हक है। हमें अपनी ज़िंदगी पूरा जीने का पूरा हक है, और यही काम, जो हमारे पास पैसा है, क्या वो हमारे लिए बेटर काम कर सकता है? हाँ, वो हमारे लिए बेटर काम कर सकता है, और उसी के थ्रू हम ये सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आगे लेके जा सकते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि एसडब्ल्यूपी एग्जैक्टली कैसे जुड़ता है, मैं कुछ एक दो चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को अगर जब भी देखा जाए ना, तो आदमी ये सोचता है कि मेरे पास एक तो मेरी कमाई चल रही है, दूसरा क्या अगर मेरे पास कहीं से किराया आ रहा है, या तीसरा मेरे सेविंग अकाउंट में एफडी पड़ी है या नहीं पड़ी है, ऐसा सोचता है। अगर वो है, तो उससे मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। मैं इस मिथ को थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूंगा आप सबके लिए, कि अगर आप देखें, आपने अपनी जमा पूंजी, किसी भी इंसान ने, हिंदुस्तान में मिडिल क्लास का जो आदमी है, अगर उसने अपनी जमा पूंजी रियल एस्टेट में लगा दी है, जो उसका घर नहीं है, खुद के रहने वाले घर में लगाई है, तो बहुत अच्छी बात है, हर एक के पास एक अपना घर होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा रेंटल इनकम के लिए कहीं पे लगाई है, तो उसके लिए एक तो आपको राशि बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, दूसरा रेंटल इनकम का रेट बहुत कम है कहीं पे भी, तीसरा मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, चौथा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस होता है। आप कभी भी अपने किसी भी, आपने मान लीजिए कहीं पे दुकान खरीद ली, कहीं पे फ्लैट खरीद लिया, और आज किसी दिन आपने उसमें 10 लाख रुपए लगा दिए हैं, किसी दिन आपको 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आप वहां से 50,000 रुपए तोड़ के नहीं निकाल सकते।
अगर आपको बेचने की जरूरत पड़ गई तो बेचना उतना आसान नहीं है। टैक्सेशन है, पेपर वर्क है, बहुत सारे मुश्किलात आती हैं, और ये अक्सर देखा गया है हिंदुस्तानी फैमिलीज में, जहाँ पे कहीं पे लिक्विडिटी की जरूरत है तो रियल एस्टेट लिक्विडेट करना बहुत मुश्किल होता है। आपस में घर वालों में ही एक राय नहीं बन पाती है। इसके बशर्ते अगर आपके पास आपकी धनराशि एक एसडब्ल्यूपी में पड़ी है, वो कैसे काम करेगी ये हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट यूज करते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स अपने आप में एक बहुत ही नियमित छोटा रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसमें रिटर्न आता नहीं है, लेकिन बहुत कम रिटर्न आता है, और ये भी टैक्स एफिशिएंट नहीं है। जितना आपकी इनकम टैक्स है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स आता है। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करेंगे तो आपको पेनल्टी लगती है, और उसके कारण आपका रिटर्न और कम हो जाता है। तो ये एक दो चीजें हैं जिन पे मैं बहुत जोर देना चाहूंगा, कि जहां पे हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई जमा राशि है हमारे हिंदुस्तानी घरों में, तो हम उनको या तो रियल एस्टेट की तरफ मोड़ देते हैं, या फिर हम फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ मोड़ देते हैं। हम उनको इक्विटी मार्केट्स या लमसम इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं देखते हैं, जो कि आज की डेट में पिछले 5 साल 10 साल में जिसने भी किया है उसने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पाया है। तो ये मैं आप लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के लिए छोड़ना चाहूंगा। आप इसको थोड़ा सा सोचें, इस बारे में समझें। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग सेकेंड इनकम? हमारे हिसाब से एसडब्ल्यूपी, जिसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं, हम उसे स्मार्ट, वाइज एंड परफेक्ट भी कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि अगर अच्छे से किया जाए एसडब्ल्यूपी तो उसके बहुत फायदे हैं, जो किसी भी ट्रेडिशनल वे ऑफ क्रिएटिंग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से मच मच बेटर, काफी काफी बेटर और काफी काफी उम्दा है। एसडब्ल्यूपी बहुत कन्वीनियंट और सहज होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, विड्रॉल्स बहुत इजी होते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन की पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है एसडब्ल्यूपी के में, और यहाँ पे टैक्सेशन भी बहुत ही मामूली आता है। अगर अब हम देखें कि एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है, सिंपल बहुत ही एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा ताकि सबके समझ में आ सके कि हमारे पास अगर मान लीजिए अक्टूबर 2000 में 10 लाख रुपए थे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, हमने उसको इन्वेस्ट किया और हमें वहां पे 50,000 यूनिट्स मिले इन्वेस्ट करने के। इसी पैसे को हमने अक्टूबर 2001 से एसडब्ल्यू के माध्यम से 6,000 रुपए महीने के हिसाब से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एसडब्ल्यूपी का मतलब क्या हो गया? आपके पास पैसे हैं, और किसके पास पैसे हो सकते हैं? आपने जमा राशि करी है, आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उस पैसे को इकट्ठा करके एसडब्ल्यूपी में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं से बोनस आया है, आप उसको डाल सकते हैं। आपको कहीं से इनहेरिटेंस आई है, आप उसको डाल सकते हैं। आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ पैसा जमा किया है, अब आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉर्पस जमा है, 10 15 20 50 लाख, आप वहां पे एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। आपके आपके परिवार में कोई पुरानी कोई चीज बेची गई है, कोई प्रॉपर्टी बेची गई है, उसके आपके पास पैसे आए हैं, तो आप वहां पे एक कॉर्पस शुरू कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास एक लमसम इन्वेस्ट होता है, और आप उसमें से फिर एक अपने जरूरत के अनुसार, हम अपनी तरफ से मैं एक इंडिकेशन दूंगा कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका 6% सालाना विड्रॉ करना चाहिए, हम उसको विड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारे पास पैसे हैं। मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। ये हमारा एक फंड है, टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड। अगर ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, और ऐसे किसी भी हाइब्रिड फंड या किसी भी फंड में एसडब्ल्यूपी हो सकती है। आपके जो बहुत ही क्या कहते हैं, मेहनत करने वाले एडवाइजर्स आपके साथ जुड़े रहते हैं एनजे के थ्रू, एनजे की टीम जुड़ी रहती है, वो आपको इसमें गाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे हाइब्रिड इक्विटी फंड है, इसमें हमने 1 करोड़ रुपया किसी भी टाइम पे इन्वेस्ट किया, और उसके बाद हमने 6% का विड्रॉल करना शुरू कर दिया एकदम अगले महीने। हमने एकदम एक एग्जांपल ऐसा लिया है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट करी उसके अगले महीने से ही वी स्टार्टेड विड्रॉइंग 6% पर एनम के हिसाब से, यानी कि 50,000 रुपए पर महीना हमने हर महीने का विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या देखा गया है, अगर आप नीचे वाले टेबल पे थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे साथ, और मैं धीरे धीरे करके चलता हूं,
कि अगर हमने विड्रॉल किया, हमने 5 साल विड्रॉल किया 6% पे, तो हम 30 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं। पहले वाला लाइन में हूँ, उसकी करंट वैल्यू 5 साल बाद 1.85 करोड़ होती है, और रिटर्न, और ये एक्चुअल रिटर्न्स है लुकिंग बैक, तो ऐसा नहीं, ये एक्चुअल रिटर्न्स पे किया गया है, और ये 20 साल के रिटर्न्स दिखाए गए हैं जो भी एक्चुअल रिटर्न्स हैं। वहां पे इस फंड में 16% के आसपास का रिटर्न रहा है। तो आपने पैसे विड्रॉ भी किए हैं, 30 लाख रुपए आपके पास विड्रॉ होके आ भी गए, जो कि आपने 50,000 रुपए महीने के हिसाब से विड्रॉ किए 5 साल। आपके 5 साल बाद जो करंट वैल्यू है आपके कॉर्पस की, वो 1 करोड़ के बशर्ते 1.85 करोड़ है। और यहीं से मैं कह रहा था कि जो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन है, जो एक एसडब्ल्यूपी के माध्यम से हो सकती है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, वो शायद बाकी जगह नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मिल रही है। और आप विड्रॉ भी कर पा रहे हैं। यही चीज अगर हम 10 साल के लिए देखते हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, करंट वैल्यू क्या है, ये रिटर्न जो फंड ने दिया है वो रिटर्न क्या है। यही चीज 15 साल और 20 साल के लिए। तो देखा ये गया है कि जैसे मैं पहले बोल रहा था, हम जब निवेश करते हैं, निवेश करने में आदमी को ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, किसी भी आदमी को ऐसा महसूस होता है कि जो सबसे प्रतिभाशाली है वो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। मेरे हिसाब से ये व्याख्या गलत है। जो सबसे प्रतिभाशाली है वो सबसे ज्यादा पैसा नहीं बनाता है। जिसके पास सबसे ज्यादा संयम और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है, वो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। तो अगर आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे, किसी भी बड़े इन्वेस्टर के बारे में पढ़ने जाएंगे, उसने 10 साल, 15 साल, 20 साल मार्केट में संयम रखा, अपना जो जरूरत थी उसके हिसाब से विड्रॉ करता रहा और पैसा रखा रहा, तो उसने पैसा अच्छे से बनाया है। तो प्रतिभा और संयम के बीच में संयम जीत जाता है जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो जैसे एज अ निवेशक मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एसडब्ल्यूपी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके थ्रू हमारे पास, किसी के पास भी एक छोटा सा भी लमसम है, चाहे वो 5 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 50 लाख है, उसको हम किसी भी अच्छे फंड में, जो आपके एडवाइजर एडवाइस करें, टाटा हाइब्रिड फंड उनमें से एक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे फंड अवेलेबल हैं, उसमें डालें। और 6% के हिसाब से अगर विड्रॉल रखें अपना सालाना, तो आपका एक्सपीरियंस ऑन योर कॉर्पस विच इज कैपिटल एंड ओवरऑल विल बी वेरी वेरी गुड। तो इस हिसाब से एसडब्ल्यूपी आप सब लोगों के काम आ सकता है। ये एक रिवर्स गुल्लक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एसआईपी जब हम करते हैं तो हम पैसा जोड़ते जा रहे हैं और एक बड़ा कॉर्पस बनाते हैं। एसडब्ल्यूपी जब हम कर रहे हैं तो हम अपनी सेकंड इनकम बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपने परिवार के साथ जब हम सैटरडे को शाम को बैठे हैं, तो हम कोई ऐसी चीज एंजॉय कर सकते हैं जो हमारे पूरे परिवार में खुशियां लाती है, जिसके साथ हम परिवार में एंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ी सी संतुष्टि ये हो सकती है कि मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे को जो भी है 10, 15, 20, 50 हजार महीने का मेरे ही पैसे के थ्रू एक्स्ट्रा आ रहा है, जो मैं एसडब्ल्यूपी से विड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम आप तक लाना चाह रहे थे, पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगा। स्वप्निल, बैक टू यू प्लीज। डियर ऑडियंस, कुछ भी आपके क्वेश्चन है तो आप पोस्ट कर सकते हो, ओके, सो दैट वी कैन आंसर यूर क्वेश्चन। टिल दैट टाइम मैं जस्ट आपसे 2-3 रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। ये जो मेरी स्क्रीन शेयर हो सकती है? हेलो, आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ जी स्वप्निल, आ रहा है। सो इन द मीन टाइम मैं जस्ट एक कैलकुलेशन जो है टाटा के हाइब्रिड फंड का भी करके दिखा रहा था, सर ने बात की थी। तो ये हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी परफॉर्मेंस देख सकते हो। वहाँ पे हाइब्रिड फंड क्लिक करना है और वहाँ पे एक टाटा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड सिलेक्ट करके कैटेगरी में टाटा म्यूचुअल फंड अगर आप सिलेक्ट करते हो और वहाँ पे टाटा अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड करते हो, तो आप कोई भी बैक डेटेड डेट दे सकते हो और कितना अमाउंट आपने डाला, कितना
रेट से आपने पैसे निकाले, वो भी पूरे पैसे यहाँ पे आप अमाउंट परसेंटेज में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम भी यही करते हैं कि भाई आप 8% से निकालना नहीं चाहिए, मैक्सिमम 6% से अगर आप निकालते तो अच्छा है, और एनी बैक डेटेड डेट, ठीक है? तो मैं वही देख रहा था कि भाई अगर 2011 का एक डेट देखता हूँ मैं, तो लेट्स से यहाँ पे 5 साल का अगर रिटर्न देखा जाए, तो 2011 में कंप्लीट करना है 5 साल, तो 2006 में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। 2006 में पैसे इन्वेस्ट किए 25 लाख, और वहाँ से 6% यानी 12,500 रुपए महीने के निकाल रहे हो, तो आप 5 साल में 7.5 लाख रुपए निकाल रहे हो। टोटल 60 महीने में आपने 7.5 लाख रुपए 25 लाख रुपए में से निकाला, तब भी उसकी वैल्यू 45,64,000 हुई है। ओके, सो 18% रिटर्न आया है। 10 साल पहले ऐसा कोई करता था, 2011 को देखना है तो 10 साल यानी 2001 से शुरुआत करनी पड़ी थी। तो 25 लाख रुपए डालते थे, 120 महीने कंप्लीट होते थे, टोटल 15 लाख रुपए आप निकालते थे, तब भी 25 लाख का 1 करोड़ हुआ है। तो ये एक है। मैं आपको थोड़ा-सा 10 साल का वर्स्ट रिटर्न का भी एक चार्ट शो करना चाहता हूँ। तो वर्स्ट पीरियड क्या हो सकता है? तो 2018 का एक पीरियड हो सकता है, जहाँ पे मेरे 10 साल कंप्लीट हुए। ओके, क्योंकि जनवरी 2008 में सबसे पीक मार्केट था, और वहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ और अब मैं यहाँ पे 10 साल का रिटर्न देखूँ, यानी मैंने चालू किया था जनवरी 2008, 8 जनवरी 2008 को सब प्राइम के पहले बहुत ये था। तब मैंने इन्वेस्ट किया, ओके, 25 लाख रुपया, और मैं 6% से विथड्रॉ करते गया। तो टोटल 10 साल में 120 महीने में मैंने टोटल 15 लाख रुपए निकाले। 15 लाख का वैल्यू 15 लाख रुपए निकाले 25 लाख रुपए डाल के, तब भी इसका वैल्यू जो बना है वो 33,51,000 रुपीज़ का बना हुआ है। तो ये 8.54 तब भी बना है। बट इतना याद रखिएगा कि इसमें जैसा इक्विटी मार्केट में निवेश होता है, तो इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल होता है, तो वो थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। तो अब मैंने यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ये हाइपरलिंक को, XIRR को, तो यहाँ पे वो कैश फ्लो भी आपको दिखता है। तो जस्ट लाइक 25 लाख रुपीज़ आपने डाले, हर महीने आप 12,500 12,500 आप निकाल रहे हो। तो 12,500 रुपए निकालने के बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरे ही महीने उसकी वैल्यू 21,70,000 हुई, तीसरे महीने 20,16,000 हुई, चौथे महीने 18 लाख हुई। ऐसा यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट से नीचे शुरुआती दौर में जा सकता है, क्योंकि यह आपको देखने का मानसिकता होना चाहिए, तब कहीं जाके आप 10 साल के बाद उसका वैल्यू एप्रिसिएशन देखते हो। ठीक है? ऐसा हर एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में होता है, बिकॉज़ उसका बाय नेचर है कि वो थोड़ा इक्विटी होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 65% इक्विटी और 35% डेट होने की वजह से जब भी मार्केट डाउन होता है, तो 65% इक्विटी में वो एवरेज आउट हो जाता है, यानी डेट से इक्विटी में पैसे ऐड हो जाते हैं। और जब मार्केट ऊपर चला जाता है, तो 65% यानी इक्विटी ऊपर होता है, तो वहाँ से प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो उसकी वजह से एसेट एलोकेशन इंटैक्ट रहता है। आप यही चाहते हो कि राइजिंग मार्केट में मैं प्रॉफिट बुक करूँ और फॉलिंग मार्केट में मैं एंट्री करूँ, तो वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड अपने आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। एट द सेम टाइम इसका मैं जस्ट कहाँ-कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, तो मैंने 6% सर ने बोला कि 6% हम नॉर्मली बताते हैं। 6% यानी उसका फ़ॉर्मूला क्या है? तो 6% यानी उसका फ़ॉर्मूला ये है कि भाई जितना आपको मंथली निवेश करना है, उसका 200 टाइम्स आपको इन्वेस्ट करना है। यानी जितना अपना मंथली रिक्वायरमेंट है, मुझे ₹5,000 रिक्वायरमेंट है, उसका 200 टाइम्स यानी 10 लाख रुपए डालिए। आपको ₹20,000 महीना चाहिए, तो आप 40 लाख रुपीज़ डालिए। आपको 75,000 रुपीज़ पर मंथ चाहिए, तो आपको 1.5 करोड़ रुपए डालना है। ओके, सो ये कहाँ-कहाँ पे आप देख सकते हो? तो आई गेस वेरियस इन्वेस्टर कैटेगरी जो है ना, वो अलग-अलग ऑप्शंस के माध्यम के लिए देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो सीनियर सिटीज़न है, वो अपना कोई पीसफुल रिटायरमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर उनको ₹20,000 महीने का पेंशन चाहिए, तो नॉर्मली उसका 200 टाइम्स यानी 40 लाख रुपीज़ आप डालिए। 40 लाख रुपीज़ डाल के आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ निकालिए, ओके? आप 20 सालों में 20 लाख रुपीज़ 20,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 2,40,000 रुपीज़ आप साल का निकाल रहे हो। इसका मतलब 20 इयर्स में आपने 48 लाख रुपीज़ निकाले। तो 40 लाख रुपीज़ डाले, 48 लाख रुपीज़ निकाले, और कितना बचा? अगर 10% अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है, तब भी उसका वैल्यू 1.25 करोड़ होता है। अगर ये मैं एफडी में रखता था, तो शायद से 40 लाख का 40 लैक्स ही होता था। ओके?
ऐसे ही स्कूल फीस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही ईयरली हॉलिडेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक ई-फ्लैट के माध्यम के लिए भी आप हो सकता है, जैसा सर ने बताया कि रेंटल यील्ड में बहुत ये होता है प्रॉब्लम, तो मैंने ना ये प्रॉब्लम ही लिस्ट डाउन कर दी है कि कहाँ-कहाँ से आप ये प्रॉब्लम होता है जब आप रेंटल पे जाते हो। तो पहले तो अपने घर लेना पड़ता है, घर लेने के लिए हमें लोकेशन अच्छा ढूँढना पड़ता है, साथ-बसाथ हमें हमें बिल्डर की क्रेडिबिलिटी होनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। क्वालिटी मटेरियल यूज़ करता है कि नहीं, ये बहुत इम्पॉसिबल है अपने लिए ऑलमोस्ट। और जब हम घर खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में तो ये 12-13% है प्लस जीएसटी, ये सब मिला के 12-13%, तो पहले ही दिन आपका घर डेप्रिसिएट हो जाता है 12-13% से, ठीक है? क्योंकि वो रिकवर करने के लिए टाइम लग जाएगा। बाद में मैक्सिमम लोग ये घर होम लोन से लेते हैं, तो लोन का प्रोसेसिंग करना पड़ता है, ईएमआई भरना पड़ता है, अतिरिक्त इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ठीक है? फिर सोसाइटी मेंबर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ओके? कुछ-कुछ स्टेट्स में तो अभी टेनेंट अगर आते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन करना मस्ट हो गया है, तो वहाँ पे अपने को फिर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, रेंट एग्रीमेंट करना पड़ता है, अगर किसी ब्रोकर ने आपको वो टेनेंट दिया होगा तो उसको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। डर रहा रहता है कि वो टेनेंट कभी घर एन्क्रोच ना कर ले, यानी अपना हड़प ना ले। देन आपको फ़ॉलो-अप करना पड़ता है टेनेंट का कि भई मेरे हर महीने पैसे आप डिपॉज़िट करो, ओके? जब वो टेनेंट छोड़ के जाता है तो उसको घर को फिर से पेंट करके दूसरे टेनेंट को देने के लिए रिनोवेट करना पड़ता है। उसके बाद इस दरमियान प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। टेंशन रहता है घर में कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो ये मेरे बेटे पे होना चाहिए, इस भाई को मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, तो वो ट्रांसफ़र देना प्रॉब्लम होता है। ओके, आपका जैसा सर ने बोला कि 10 लाख का दुकान है, मुझे ₹50,000 चाहिए तो इमीडिएटली मिल नहीं सकता है, या 2 बीएचके है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो मैं एक बेडरूम बेच दूँ या किचन बेच दूँ। ओके, नो ब्रोकरेज व्हाइल रीसेलिंग, यानी ब्रोकरेज आपको रीसेल करने के लिए भी देना पड़ता है, और ये सब देखोगे ना तो 2 और 3% का यील्ड मिलता है। ओके, आप कोई भी सिटी में देख लो कि आपका घर लो, वो घर की कॉस्ट क्या है और उस महीने का रेंट क्या मिलता है। वो महीने के रेंट को आप 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रेंटल यील्ड मिल गया कि 50 लाख का घर है और मुझे रेंट मिल रहा है तो साल भर का 2 या 3 1 या 2 लाख। तो आपका रेंटल यील्ड 2 या 3% से होता है। ये सब प्रॉब्लम आप नलिफाई कर सकते हो, ओके, बाय इन्वेस्टिंग इनटू एसडब्ल्यूपी। तो एसडब्ल्यूपी में क्या है कि आपको जो रेंटल चाहिए, जो भी आपको लगता है, ₹2000 रेंट चाहिए, उसका 200 टाइम्स यानी 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। आपको ₹5000 रेंट चाहिए, उसका 200 टाइम्स यानी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। आपको ₹10,000 रेंट चाहिए तो उसका 200 टाइम्स यानी 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। तो अगर आपको ₹15,000 रेंट चाहिए तो आपका 200 टाइम्स यानी 30 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करो। आज कोई भी सिटी में 30 लाख रुपीज़ के फ्लैट पे या घर पे ₹15,000 का रेंट नहीं आता होगा। आपको तो इमीडिएटली अगले महीने से ये रेंट आना चालू हो गया, और जो ये प्रॉब्लम आपने देखे, ये कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने नहीं है। बराबर वो फिक्स तारीख को फिक्स रकम आपके अकाउंट में जमा हो जाती है। और हो सका तो 15 साल में अगर 10% से रिटर्न आया तो वही घर का यानी वही 30 लाख का वैल्यू 65 लाख रुपीज़ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दिस इज़ द वेरियस एडवांटेज। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मिलिए, जो आपको आज के इवेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है, तो वो आप उनसे पूछ सकते हो, ओके? एट द सेम टाइम मैं थोड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ। सर, इसको कुछ टैक्सेशन के लिए आप ये दिखा सकते हो डिटेल में? कुछ यानी अ, टैक्सेशन पर्पज़ स्वप्निल, तो या अभी इस वक़्त टैक्सेशन की इलस्ट्रेशन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जैसे आप सब समझते हैं कि क्योंकि इक्विटी है, तो टैक्सेशन इसमें क्या कहते हैं, अगर आप इमीडिएटली विथड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, तो टैक्सेशन कम होता है, क्योंकि आपके यूनिट्स निकल रहे हैं, तो कैपिटल के अगर कुछ यूनिट्स निकलते हैं, तो टैक्सेशन उतना ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन ओवर अ जी। पीरियड ऑफ टाइम अगर टैक्सेशन देखेंगे तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा, जो कि एक बहुत ही मामूली टैक्सेशन है रिटर्न्स के सामने। तो जो भी आप विड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से, तो ऐसे इसको टैक्सेशन रीजनेबल और मामूली है, और फायदे अनेक हैं, जैसे स्वप्निल ने भी आप लोगों से सबसे बात करी। जी स्वप्निल। एक मेरे पास एक छोटा-सा एक कैलकुलेशन है, कैन आई शो इट सर? हाँ अगर हाँ आपकी बिल्कुल, प्लीज परमिशन दिखाएं। हो? हाँ हाँ ओके। बिल्कुल दिखाएं स्वप्निल, तो बिल्कुल दिखाएं। अगेन मेरा स्क्रीन शेयर हो सकता है?
अपना मॉडरेटर जी, इज माई स्क्रीन विजिबल? हाँ स्वप्निल। जी, ये दिख रहा है सर टैक्स कैलकुलेशन? हेलो? हाँ स्वप्निल, दिख रहा है क्या? यस। तो मैं एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ कि लेट्स से आपने एक ₹16 में, एग्जांपल है कि आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया लमसम परचेस एनएवी, है ना? आप एसडब्ल्यू में क्या करते हो, शुरुआत में आप लमसम इन्वेस्ट करते हो और महीने के महीने विड्रॉ करते हो। लेट्स से 1 जुलाई 2022 को आपने ₹16 के एनएवी से इन्वेस्ट किया, ओके? वो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वहां से महीना ₹5000 आपने निकालने की रिक्वेस्ट पोस्ट करी और अगले महीने एनएवी हुआ ₹16.50। तो अभी आपने ₹5000 निकाले। लोगों को मिथ ये है कि ये ₹5000 मेरा कैपिटल गेन है, बट इट इज़ नॉट द कैपिटल गेन, ओके? सो आपने ₹5000 निकाले यानी आपकी एनएवी कितनी थी? विथड्रॉवल एनएवी ₹16.50, तो आपने 303 यूनिट निकाले। ये 303 यूनिट खरीदने के लिए आपने ₹16 लगाए थे और विथड्रॉ करते वक़्त ₹16.50 निकाले थे। तो आपकी खरीदी कीमत हो गई ₹4848 यानी ₹4848 और आपका सेलिंग प्राइस है ₹5000। तो आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो ₹152 हुआ है। तो उसमें अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी अगर 15% है विद इन 1 ईयर, तो आपको ₹22 टैक्स पड़ा। अगले महीने सपोज मार्केट नीचे गिरा और एनएवी आपके परचेसिंग प्राइस से नीचे गिर गई 15.50 से, तो आपका तो एक्चुअली कोई टैक्स भरने का आता ही नहीं है, बिकॉज़ आपने निकाले ₹5000 लेकिन यूनिट्स हुए 323 विथड्रॉ, ओके? अभी खरीदी कीमत है ₹16 और सेलिंग प्राइस है ₹15.50, तो अभी प्रॉफिट नहीं हुआ, ये लॉस हुआ। तो ये लॉस को भी 15% से अगर आप सेट ऑफ कर सकते हो, यानी ₹22 प्रॉफिट हुआ, ₹25 लॉस हुआ, अगर मार्केट नीचे गिरा तो। अब ऐसा अगर 2035 की मैं बात करूँ और उधर उस वक़्त जो लॉस होंगे इनकम टैक्स से, उस हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन आज के हिसाब से अगर मैं जैसा सर ने बताया कि 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 1 लाख के ऊपर और उस वक़्त लेट्स से ₹50 एनएवी है, आप तब भी ₹5000 विथड्रॉ कर रहे हो, तो आपने ₹100 विथड्रॉ करे, ओके? ₹16 पे 100 रुपीज़ खरीदे थे, तो आपका खरीदी कॉस्ट हुआ उसका ₹1600, जबकि आपका सेलिंग प्राइस है ₹5000, तो आपका जो कैपिटल गेन हुआ वो ₹3400 है। मैं ऐसा पकड़ के चलता हूँ कि आपका ₹1,00,000 का कैपिटल गेन तब भी बनेगा, एक्स-वाई-ज़ेड ट्रांज़ैक्शन से। तो आपको ये ₹3400 पे 10% यानी आपका ₹340 आपको टैक्स भरना पड़ेगा। So this is how the simple taxation ये है, नेग्लिजिबल टैक्स है। यस आप ये हो सकता है, ठीक है? अनदर क्वेश्चन जो है ना सर, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कितने परसेंट से विथड्रॉ करना चाहिए? क्यों नहीं 8 या 10% से विथड्रॉ करना चाहिए? 6% से क्यों विथड्रॉ करना चाहिए? ऐसा पूछ रहे हैं। तो इसमें देखा गया है, मेरा सभी निवेशकों से ये रिक्वेस्ट रहेगा, इसमें देखा गया है कि हम जब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं, तो हम एक अमाउंट को लेके बना रहे हैं। जैसे स्वप्निल ने बताया कि आप 200 टाइम का अमाउंट लीजिए। ये देखा गया है कि अगर हम 6% के हिसाब से, जो कि एक बहुत ही हेल्दी रेट ऑफ विड्रॉल है, जैसे अब हमने रियल एस्टेट के बारे में बात करी, 2 या 3% का रिटर्न आता है वहां पे। अगर हम फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करें तो पोस्ट टैक्स रिटर्न वहां पे 3.5-4% का आता है। तो हम बता रहे हैं विड्रॉल 6% पे करने के लिए, जो एक हेल्दी रेट ऑफ विड्रॉल है। अगर आप वो विड्रॉल रखते हैं जिससे आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, तो आपका जो कैपिटल है वो भी बहुत अच्छे रेट पे अप्रिशिएट होता जाता है। एंड किसी टाइम पे आपको एक बड़े कॉर्पस की जरूरत है तो वो कॉर्पस भी बनता जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 8% पे कर नहीं सकते, ऐसे ये तो ह्यूमन नेचर होती है, चाहता है कि ज्यादा मिले हमेशा। लेकिन 6% एक ऐसा नंबर है जिसपे आप एक अच्छी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं, जो एक मायने रखे। और अगर आप कंपैरिजन देखना चाहें तो बाकियों से ज्यादा पड़ती है। और दूसरा ये आपका जो मूल है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो भी साथ साथ बढ़ता रहता है, जैसे कि वेरियस एग्जांपल्स में स्वप्निल ने भी दिखाया, मैंने भी दिखाया। तो हमें लगता है कि 6% एक अच्छा अमाउंट है जिससे सारी चीजें हल होती हैं। बराबर। यानी इन शॉर्ट हेमंत सर ये कहना चाहते हैं कि भाई अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में ऑन एवरेज 65% अगर मैं इक्विटी बात करता हूँ और इक्विटी 10 से 12% या 12 से 15% रिटर्न देता है, तो वहां पे आपको 65% पे ऑलमोस्ट 9% के आसपास जनरेट होता है और बाकी का जो 35% है वो डेट में है। अगर डेट आज 5% रिटर्न देता है सपोज, तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट 1.5-2% का रिटर्न जनरेट होता है। तो 9+2 यानी वो 11%
इनहेरेंट अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का देने का ये हो सकता है, ओके, एक्सपेक्टेशन होना चाहिए अपना। अब अगर वहां से अगर आप 8% या 10% निकाल लो तो फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कोई स्कोप बचेगा नहीं। अगर आप ये 6% से निकाल रहे हो तो हेमंत सर ये कह रहे हैं कि भाई बाकी का 4 या 5% का स्कोप रहेगा, और उसकी वजह से आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जो मूल अमाउंट उन्होंने बात किया है, वो आपका कभी जो लॉन्ग टर्म में कभी नीचे जाने के चांसेस बहुत रेयर रहेंगे। ओके, सो ये वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि भाई कैन पार्शियल कैपिटल अमाउंट कैन बी रिडीम इन बिटवीन इमरजेंसी, और व्हाट हाँ वुड बी द बिल्कुल, टैक्स? बिल्कुल, इट इज फुली फ्लेक्सिबल एंड टैक्सेशन विल बी एज पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप कब विड्रॉ करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास आप अपने मूल में से जितना चाहें उतना विड्रॉ कर सकते हैं ओवर एंड अबव द एसडब्ल्यूपी अमाउंट आल्सो। परफेक्ट है, इसमें कोई लॉक इन नहीं है, आपका पैसा कभी भी आप निकाल सकते हो। हाउसएवर उस वक्त जो एनएवी रहेगी, उस एनएवी के हिसाब से जितने यूनिट आप विड्रॉ करोगे, उतना या उतना अमाउंट विड्रॉ करोगे, उतने यूनिट्स आपके विड्रॉ होते रहेंगे। होते ओके, रहेंगे। और जो विड्रॉ यूनिट्स हुए हैं उसकी क्या खरीदी कीमत थी और क्या बेची हुई कीमत थी, इसका डिफरेंस यानी आपका कैपिटल गेन है, ऐसा सर कहना चाहते हैं। ओके, कैन आई स्टार्ट माय एसडब्ल्यूपी आफ्टर 12 मंथ सर? यानी मुझे अभी जरूरत नहीं है, मुझे 1 साल या 2 साल बाद भी चाहिए, तो क्या मैं वो चालू रख सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखा गया है अक्सर कि अगर आप एक बड़ी रकम डालते हैं और आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं, तो और उसमें आपको गेन भी आ जाता है और उसके बाद आप वहाँ से विथड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। और यही जो फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस की बात करी हम लोगों ने 2-3 बारी, यही फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस एसडब्ल्यूपी में देखी जाती है कि आप किसी भी टाइम उसको विथड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। 1 साल बाद करेंगे तो बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है और उसमें आपको ये भी दिखना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे कि कुछ गेन भी आ जाता है, तो एक अच्छा लगता है अपने पैसे को देख के कि पैसा बढ़ भी रहा है और मैं विथड्रॉ भी कर पा रहा हूँ। ज़रूर कर सकते हैं 1 साल बाद से। परफेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज द आइडियल टाइम विंडो इफ द मार्केट वाज गुड फॉर द फर्स्ट 5 years एंड नेक्स्ट 2 years मार्केट वेंट डाउन, डू वी विथड्रॉ आफ्टर 5 years और इन्वेस्ट आफ्टर 7 year? ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। जी, जी, री जी, इन्वेस्ट जी। आफ्टर 7 year। जी, जी। मेरी मेरी सभी निवेशकों से दोबारा ये रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे मैंने बोला कभी भी मार्केट में सबसे ज़्यादा वही पैसे बनाता है जो संयम बरतता है। तो मार्केट का अपना खुद का नेचर है ऊपर और नीचे जाना। जब आप मार्केट में जुड़े रहते हैं, तो आप उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं स्वप्निल अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा दे देता हूँ। श्योर सर। जैसे पिछले देखा गया कि पिछले कुछ टाइम में मार्केट काफ़ी सीधी या फ्लैट थी और 1 डेढ़ महीना पहले मार्केट एक ही महीने में 9% से बढ़ी। अब ऐसे बहुत निवेशक हैं जिनको मैं जानता हूँ या जिनको हम एज़ दोस्त भी जानते हैं या वैसे भी जानते हैं, जो पिछले इतने टाइम से मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं थे कि हम वेट करेंगे। एक ही महीने में मार्केट ने 9% रिटर्न दिया और वो जो बाहर बैठे हुए थे, वो बाहर ही बैठे रह गए। तो एक जो जो हमने जिन लोगों से सीखा है, मार्केट में रिटर्न आदमी मार्केट के अंदर बैठ के ही बना सकता है, बाहर बैठ के वेट करके नहीं बना सकता है। तो ये जो उतार-चढ़ाव आपने बताया कि 5 साल बाद गिर गई, 2 साल बाद चढ़ गई, ये सब तो उसका नेचर है। हम इस नेचर को अगर एक बार समझ लें और हज़म कर लें, तो हमारे रिटर्न बहुत अच्छे बनेंगे और कभी भी मार्केट किसी को मौका नहीं देती अंदर आने का। जो अंदर बैठा होता है, उसको फल ज़रूर मिलता है। तो आप उस पैसे से जो आप साइड में रख सकते हैं, प्लीज़ मार्केट में अंदर बैठे रहें और संयम बरतें और अपना एसडब्ल्यूपी का आनंद उठाते रहें। परफेक्ट। यानी सर ये कहना चाह रहे हैं डियर ऑडियंस कि जो उन्होंने एक एग्जांपल बताया अभी रिसेंटली, मैं आपको एक लॉन्ग टर्म का एग्जांपल बताता हूँ कि भाई सेंसेक्स 100 पॉइंट से चालू हुआ 1979 से, और आज सेंसेक्स 58,000 का है। यानी आप जोड़ो, कभी अगर कागज पे लिख सकते हो तो लिखिएगा 100 पॉइंट का 58,000। ओके, यानी 1 लाख रुपीज अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो आज उसके 5 करोड़ 80 लाख रुपीज है। और मार्केट में इतने कितने तो भी इंसिडेंसेस हुए हैं कि इतनी बार मार्केट नीचे गिरा है, तब भी 1 लाख का 5 करोड़ 80 लाख या 10,000 का 58 लाख, 1 लाख उस वक्त बहुत मायने रखते होंगे, तो 10,000 भी आप बोलोगे तो 10,000 का 58 लाख, ओके, या 1 लाख का 1,000 का 5,80,000, यानी इतना टाइम्स पैसा बना हुआ है, क्या करके? सिर्फ बैठे रह के।
और जब भी मैंने आपको एक वेबसाइट पे जो कैलकुलेटर दिखाया था, तब भी हमने देखा कि 2008 का जितना सब प्राइम क्राइसिस था, उसमें भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया रहता था टॉप मार्केट में, हाईएस्ट मार्केट में, तब भी वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा ही उसने विथड्रॉल के बाद रुका रहता था। तो व्हाई टू वरी अबाउट द मार्केट, बिकॉज़ नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, ऐसा सर कह रहे हैं। ओके, एक लास्ट में और एक कैलकुलेटर दिखाना चाहूँगा, तो मेरा स्क्रीन अगर प्रेज़ेंट हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। इज़ इट विज़िबल सर? हाँ, आ गया है। मतलब आ ओके, गया है, आ गया है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये नहीं हो सकता है कि भाई एफडी करके क्या होगा? तो यहाँ पे एक वही वेबसाइट है angel.in, वहाँ पे आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर में जाके एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर देख सकते हो। आप एक अंदाज़ देख सकते हो कि भाई लेट्स से मुझे 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, एग्ज़ाम्पल के लिए, ओके। मैं 6% से विथड्रॉ करता हूँ, यानी 200 टाइम वहाँ से विथड्रॉ करूँगा, यानी महीने का 25,000 रुपया मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा हर साल खर्चा बढ़ेगा, तो उस हिसाब से मेरा महँगाई, क्योंकि महँगाई बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, तो मेरा विथड्रॉल उस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू वांट टू इंक्रीज़ द विथड्रॉल अमाउंट ईयरली विथ अ डेफिनिट ग्रोथ और नॉट? तो वहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, और अभी अगर कितने परसेंट से ग्रो करेंगे, तो ऑब्वियसली आज के डेट में महंगाई 6-7% से, मिडिल क्लास फैमिली को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 6-7% से तो हिट होता ही होता है। अगर आप ये पूरा पैसा एफडी के माध्यम से निकालना चाहते हो, और अगर एफडी आपको 4.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न देता है, क्योंकि कोई 5, अगर आपका 5% या 5.5% रिटर्न एफडी दे रहा है आज के डेट में, 6% रिटर्न दे रहा है, तो 10% वाला 60 पैसा वहां से टैक्स निकाल देगा, 20% वाला 1.2 निकाल देगा, और 30% वाला तो 1.8 निकाल देगा। तो इनका मैंने एवरेज निकाला है कि 4.5% है, ओके। और इमीडिएटली आपने एफडी से इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया है। और अगर आपको रिटायरमेंट के बाद या ऐसा कोई 15 साल के लिए पैसा चाहिए, तो यहाँ पे कैलकुलेटर प्रोजेक्ट कर देता है कि आप ये पैसा 15 साल निकाल ही नहीं पाओगे, आपका पैसा एंड वैल्यू 0 ही हो जाएगा। कब? एक 173 मंथ में। आप टोटल विथड्रॉ कर रहे हो 50 लाख रुपए डाल के 71,31,000, बट आपकी जो नीड है 15 साल तक यानी 180 मंथ तक की, उसके पहले ये पैसा पूरा ज़ीरो हो जाएगा, अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट में जाओगे तो। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 10% ही अपेक्षा करता हूँ, और ये एसडब्ल्यूपी में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से करता हूँ, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने 50 लाख रुपए डाल के टोटल 75 लाख रुपीज़ निकाल के 61 लाख रुपीज़ आपके क्या बचे रह सकते हैं, अगर वो 10% से रिटर्न देगा तो। यानी आप ये 180 महीने नहीं, उसके ऊपर 100 महीने भी ज़्यादा आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यानी ऑलमोस्ट 37 मंथ्स आप इसको यूज़ कर सकते हो, ओके? 27 ईयर्स, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो दिस इज़ हाउ ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। थैंक यू। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आज आपको जिन्होंने इनवाइट किया उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप फिर से हमारे चैनल पार्टनर्स को फ़ोन कर सकते हो, और ये कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में जानकारी देने के लिए, और वो कैलकुलेटर समझने के लिए, और जो टाटा का एसडब्ल्यूपी का बुकलेट है, एसडब्ल्यूपी का, वो समझाने के लिए वो आपके पास कभी भी आ सकते हैं। इसके बाद आप अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कीजिएगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स हेमंत सर एंड मुदीत सर फॉर गिविंग देयर वैल्यूएबल टाइम एंड knowledge for this session. Thanks. आपका बहुत-बहुत हेल्प हुआ सर, एंड going forward we will conduct such session again. So any थैंक यू सो parting मच। थैंक thoughts from your side? नो, थैंक यू सो मच। मैं बस इतना ही बोलूँगा सारे निवेशकों से जो यहाँ पे हैं, हमारी जमा पूँजी हमारे लिए और काम करे, और हम अपने परिवार के साथ टाइम एन्जॉय करें। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, और संयम बरतें, डिसिप्लिन्ड रहें। थैंक यू सो मच, और अपने पार्टनर्स की बात सुनें। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू ऑडियंस फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।